हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। फ्रेंड्स, आज का जो पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया है वो किया है डॉक्टर शिवम गुप्ता के साथ। डॉक्टर शिवम को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। डॉक्टर शिवम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्होंने गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स का एग्ज़ाम क्लियर करा। एम्स भोपाल के ये एलमनाई हैं। आज मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स इस पॉडकास्ट में कवर किए हैं। एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, एम्स की लाइफ कैसी होती है, कितना पढ़ना पड़ता है एम्स का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, एम्स की फ़ीस क्या होती है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। और मैंने डॉक्टर शिवम के साथ आज डिस्कस करा कि और कैसे आप अपने नीट की तैयारी को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। और हमने आज ये भी डिस्कस करा कि इंडिया के साथ साथ जिन लोगों को बाहर जाके प्रैक्टिस करनी है उन लोगों के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कितनी फ़ीस होती है, ताकि वो और कंट्रीज़ में जाके डॉक्टर जैसे प्रोफेशन को परस्यू कर पाएँ। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और सबके साथ इसको शेयर भी करना। और गाइस, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हों इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उनको कमेंट्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर शिवम के साथ एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का और उस पॉडकास्ट में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर शिवम, थैंक यू सो मच यार, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए और मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। नो प्रॉब्लम यार, इट्स माय प्लेजर। तो भाई यार, आपने जैसे एमबीबीएस करी है एम्स भोपाल से। एम्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि लाखों बच्चे बैठ रहे हैं हर साल एग्जाम में और कुछ लोगों का नंबर आता है एम्स में। तो यार, तैयारी कैसी थी आपकी, कैसे प्रिपरेशन करी और एम्स कैसे क्रैक करा? मैंने 10th क्लास के बाद 11th 12th में आकाश की कोचिंग ज्वाइन करी थी। हम्म। रेगुलर बैच था मेरा, मंडे टू फ्राइडे पोस्ट स्कूल कोचिंग क्लासेस होती थी 3-4 आवर्स की। वही 2 साल प्रिपरेशन थी मेरी। उसके अलावा कोई सेपरेट तुमने एज सच प्रिपरेशन करा नहीं था। आकाश के क्लासेस, उसी के नोट्स और रिविजन, एंड बस दैट डन ऑन अ रेगुलर बेसिस आई थिंक ब्रिंग्स आउट द रिजल्ट्स। तो आपने जैसे एम्स क्रैक करा तो कुछ तो स्ट्रैटेजी अलग रही होगी और स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली। स्ट्रैटेजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आई थिंक इज जस्ट रेगुलरिटी। अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो रोज, यू आर स्टडिंग इट डेली, रिवाइजिंग इट एंड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, देन आई थिंक यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके। तो ये जो भाई आपने एम्स क्रैक करा था, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ जी। ओके, एंड कितनी रैंक आई थी? मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 150। तो शिवम भाई, ऑल ओवर रैंक आपकी जैसे 150 थी, तो और कौन से कॉलेजेस आपको ऑफर हुए थे? प्रेजेंटली अभी एक सिंगल एग्जाम हो गया है, नीट फॉर एवरी मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। 2015 में देयर यूज्ड टू बी सेपरेट एग्जाम्स फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। ओके। एम्स का सेपरेट एग्जाम था, तो उसमें मेरी रैंक 150 थी। तो उसमें एम्स दिल्ली तो मेरे को नहीं मिलता, आई थिंक वो 72 या 73 पर क्लोज हो जाता था। ओके। मेरे को उस टाइम पर एम्स जोधपुर या फिर एम्स भोपाल मिल जाता। एंड बिसाइड्स दैट जो दूसरे एग्जाम्स मैंने दिए थे, उसमें से एक एग्ज़ाम था नीट, एक आईपीयू का एग्ज़ाम होता था फॉर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए। तो उससे मेरे को सफदरजंग पॉसिबली मिल जाता। तो सफदरजंग छोड़ के एम्स भोपाल, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि सफदरजंग में जो बच्चा एमबीबीएस करता है तो उसको पीजी में भी कुछ उसका कोटा मिल जाता है या कुछ रिजर्वेशन होता है? हाँ जी, सफदरजंग में एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट कोटा होता है। ओके। तो उनके जो यूजीज होते हैं उसमें बस आपको टॉप 50% में आना है टू स्कोर अ पीजी सीट इन सफदरजंग। अच्छा। मैंने पर्सनली एम्स भोपाल इसलिए चुना था क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली एंड आई वांटेड टू गो टू सम अदर प्लेस। ओके। शिवम भाई, जैसे ऐसा होता है कि आजकल जिन बच्चों का नंबर आ जाता है नीट में तो उनको ना सीट लॉक करनी पड़ती है। आपको एक डेट दे देंगे कि डेट एंड जब हो रही है उससे पहले आपको सीट लॉक करनी है, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलेगी एमबीबीएस की। तो आपके टाइम में भी ऐसा था? नहीं, ये अभी प्रेजेंटली जो काउंसलिंग होती है ना, वो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। ओके। पहले फिजिकल काउंसलिंग होती थी। फिजिकल काउंसलिंग में आपको खुद से जाना होता था एंड यू जस्ट हैव टू आंसर देयर कि वेदर यू आर विलिंग टू टेक द सीट और नॉट। तो लॉकिंग का इससे कोई सिस्टम नहीं था। ओके, तो आपको फिजिकली कॉलेज में जाना है? हाँ जी, जहाँ पे भी आपका सेंटर अलॉट होता था काउंसलिंग का। ओके, तो आपका कहाँ पे हुआ था? मेरा एम्स का तो जो होती है काउंसलिंग वो एम्स दिल्ली में होती है। अच्छा। ऑल ओवर एम्स की एम्स दिल्ली में होती हाँ, है? सारे बच्चे एम्स दिल्ली में आते हैं काउंसलिंग, पर अब तो चेंज हो गया, अब तो ऑनलाइन होता है। अब नाउ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। शिवम भाई यार, हर किसी का ना सपना होता है जो बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है कि उसका नंबर आ जाए और वो एम्स में एक सीट उठा ले। आप एम्स भोपाल में एमबीबीएस करने गए, पहला दिन कैसा था? फर्स्ट डे जब हम गए थे तो पहले तो काफ़ी एक्साइटेड थे ही। फिर इवेंचुअली जब क्लास में पहुँचे
तब सारी एक्साइटमेंट काफ़ी कम हो गई थी। फर्स्ट डे से पहले मैं अपने कॉलेज में चला गया था, तो आई हैड टू स्टे देयर ओवरनाइट एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे माय क्लासेस वुड बिगिन। फर्स्ट नाइट तो काफ़ी एक्साइटमेंट में गई थी, फिर सेकंड डे ऑनवर्ड से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई। देन वी गॉट टू नो द होल शेड्यूल कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक क्लासेस हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक्साइटमेंट काफ़ी कम हो गई थी। एंड एज द डेज प्रोग्रेस्ड वी लर्न दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फन एंड गेम्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट यू हैव टू पुट इन। सही है। तो यार सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक क्लासेस, ये तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता होगा। हाँ जी। शिवम भाई, जैसे फर्स्ट डे आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, रैगिंग हुई थी मेडिकल कॉलेजेस में? क्योंकि मैंने सुना है कि रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, हमारी एज सच कोई रैगिंग नहीं हुई, ना हमारे सीनियर्स बैचेस में हुई थी कभी भी। ये काफ़ी पहले सिस्टम हुआ करता था, और ये आई थिंक स्टेट कॉलेजेस में ज़्यादा रहता है रैगिंग का सीन। ओके। बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता रैगिंग जैसा। अब यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म है मेडिकल कॉलेजेस में। ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट। तो सीनियर से जैसे बातचीत हुई? हाँ, काफ़ी फ्रेंडली सीनियर्स थे हमारे। एक्चुअली मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था 2012 में, और मेरा 15 बैच था, तो 3 साल के ही सीनियर्स थे मेरे। तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं थे, काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। यार मैंने ना एक चीज़ मेडिकल कॉलेजेस के बारे में ये सुनी है कि आपको ना आपके सीनियर्स को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करना होता है, एंड काफ़ी अच्छे उनसे टर्म्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप ना भी चाहो तो भी आपको बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आगे जाके कौन काम आ जाए, कि कौन आपका पीजी में आपका सीनियर बन जाए। तो आपको वो चीज़ फील हुई? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेडिकल फील्ड इज़ अ फील्ड ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग, सो यू हैव टू डिपेंड ऑन योर सीनियर्स। आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग, दे आर जस्ट आस्किंग यू टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, नथिंग मच। ये नहीं है कि मतलब आपको किसी से लड़ाई करनी है, या फिर सीनियर आपसे लड़ाई कर रहा है तो यू हैव टू बाउ टू देम, ऐसा कोई सीन नहीं है। आई थिंक दैट्स अ हेल्दी थिंग इन दिस प्रोफेशन, एंड इट्स नेसेसरी इफ यू हैव टू कीप लर्निंग। यार शिवम, जैसे भाई आपने बताया कि एम्स भोपाल बनाए 2012 में, तो यानी कि एक तरीके से नया कैंपस हो गया। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि कॉलेज कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था एम्स भोपाल का? जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब काफ़ी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, क्योंकि अभी काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन था सब कुछ। जैसे हमारा हॉस्टल और कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग काफ़ी अंडर डेवलप्ड थी, और द वर्क वाज गोइंग ऑन। प्रेजेंटली हमारा कैंपस काफ़ी बेटर हो गया है। अब तो हॉस्पिटल, कॉलेज और हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, वेल मेंटेन्ड पार्क्स हैं। जब हम गए थे तब उसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, क्योंकि पूरी पेरीमीटर नहीं था। अब कंप्लीट बाउंड्री है, एंड काफ़ी प्लेजेंट हो गया है पहले से। यार एम्स में ऐसा होता है क्या कि आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है? हाँ, एम्स में हॉस्टल लेना कंपलसरी है। तो हॉस्टल कैसा था एम्स भोपाल का? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉलेज रिलेटिवली न्यू था, तो हमारे हॉस्टल्स भी पूरे न्यू ही थे। तो ऑल ऑफ अस गॉट अ सिंगल रूम, एंड विच वाज कम्प्लीटली न्यू। उसमें प्रॉपर बेड, कबर्ड, बालकनी, टेबल, चेयर, एवरीथिंग वाज देयर। एंड बस कॉमन वॉशरूम्स थे, बट दे वर ऑल्सो ब्रांड न्यू। ओके। काफ़ी अच्छा था। यार हॉस्टल से रिलेटेड ना मेरे को एक चीज़ याद आई कि एक, मतलब मैं नाम तो नहीं जानता, बट एक बंदा है जो कि एम्स दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा है। तो वो ना रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स डालता रहता है। तो उसने दिखाया हुआ था एम्स दिल्ली का हॉस्टल। तो उसमें ऐसा था कि काफ़ी स्पेशियस रूम्स मिले हुए हैं, एंड सिंगल सीटर रूम्स हैं, काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। तो ऐसा होता है? यस, बिल्कुल ऐसा होता है। बाकी वो आपके ऊपर है कि आप अपना रूम कितना सुंदर बना के रखो। सही बात है। एम्स से अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो आपको सिंगल सीटर रूम मिलता है? We were lucky that we got a single room for the whole of MBBS. But अब presently जो first और second जो होते हैं, शायद वो I think they share a room. उसके बाद as they get seniors they get a personal room. तो पूरे 5 साल आपका सिंगल सीटर रूम मिलेगा? मेरा तो सिंगल सीटर था पूरे 5 साल, पर अभी प्रेजेंटली जो फर्स्ट और सेकंड ईयर्स होते हैं वो शेयर्ड रूम में रहते हैं। उसके बाद एज दे गेट सीनियर्स दे गेट अ सिंगल रूम। ये होता इसलिए क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ अकोमोडेशन। अब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, एंड नंबर ऑफ हॉस्टल्स उतनी स्पीड से नहीं इंक्रीज हो रहे, तो ओके। दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट 2 पीपल इन अ सिंगल रूम। मैंने ऐसा सुना है कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, और अगर आप उसमें हॉस्टल में स्टे कर रहे हो, तो जो अपोजिट जेंडर है, जैसे कि फीमेल्स अलाउड होती हैं मेल हॉस्टल्स में, ये चीज़ सही है क्या? नहीं, बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स अलाउड नहीं होती, एंड वाइस वर्सा। तो क्या जो लोग पीजी कर रहे हैं वहाँ पे भी ऐसा ही सीन है? किसी किसी इंस्टीट्यूट्स में ना स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, तो अब पीजीज में कई लोग शादीशुदा भी होते हैं, तो व्हेन दे कम दे नीड अ रूम विच अलाउ बोथ द पार्टनर्स टू लिव टुगेदर। कुछ कुछ पीजी हॉस्टल्स में अलाउड होता है, बट नॉट ऑल ऑफ देम।
यार अभी ना ऑनलाइन एक वेबसाइट विजिट करी मैंने, एंड वहाँ पे मैं हैरान रह गया देख के कि उसमें जो उन्होंने बताया हुआ था कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस इस टाइम पे 60 से 80 लाख रुपए के बीच में है आराम से। तो एम्स भोपाल की फ़ीस कितनी थी? एम्स भोपाल की फीस मेरे टाइम पे थी 5600 समथिंग फॉर कंप्लीट 5 years। पूरे 5 साल की MBBS 5,500 रुपये में, हाँ, इंक्लूडिंग हॉस्टल। इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। बस हमारी मेस फीस सेपरेट होती थी, विच यूज टू बी अराउंड 30-40 के पर ईयर। मतलब 30-40 हज़ार रुपये मेस के आपको देने हैं। उसके अलावा कोई फीस नहीं देनी है 5 साल। भाई इतना ना एक बिल आ जाता है, अगर बंदा कोई खाने जाता है ना किसी अच्छी जगह, कोई पार्टी कर ले, तो 5,000 रुपये तो ऐसे ही बिल आ जाता है, और उतने में MBBS हो गई। वाह यार, ये तो अच्छी बात है। मतलब मैं भी बहुत सरप्राइज था जब मैं पहली बार गया था। मैंने उनसे पूछा था कि इज दिस द फीस फॉर जस्ट 1 year, तो उन्होंने मुझे खुद बताया था कि दिस इज द फीस फॉर कंप्लीट 5.5 years। तो आई वाज आल्सो सरप्राइज लाइक यू आर जस्ट राइट नाउ। तो यार इतना ज़्यादा अंतर क्यों है कि एक तरफ गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस आप बता रहे हो कि 5,000 में आपकी पूरी MBBS हो गई 5 साल की, और एक तरफ 60 से 80 लाख रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए लग रहा है कोई अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करता है तो इतना अंतर कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट की जो सीट्स होती हैं वो सारी सब्सिडाइज होती हैं। आप अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देखो कि सेटअप करने के लिए क्या चाहिए, आपको पूरा एक हॉस्पिटल खोलना है, उसके बाद आपको एक कॉलेज खोलना है, तो दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। तो नेचुरली फीस भी बहुत हाई हो जाती है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ डॉक्टर इज़ वेरी हाई इन इंडिया। बट अगर आप एम से कर लेते हो तो फिर तो कुछ फीस मतलब देनी ही नहीं है एक तरीके से। बट देन ऑल्सो समवन इज बेरिंग दैट कॉस्ट, गवर्नमेंट इज बेरिंग दैट कॉस्ट राइट नाउ। यार ये ना मैंने भी सुना है कि गवर्नमेंट ने बताया था कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं तो उसमें जो खर्चा आता है गवर्नमेंट का वो 1 से 1.25 करोड़ रुपए का आता है, एंड वो सारा पैसा यानी कि हम टैक्स पेयर्स का ही है। यस, है तो आप लोगों का ही। यार यानी कि इसका मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स बहुत कम है एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बच्चा फिर पढ़े कहाँ पे? ये है काफ़ी सैड रियलिटी हमारी सोसाइटी की, इसलिए काफ़ी सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं एमबीबीएस करने, जैसे रशिया, चाइना, फिलीपींस, यूक्रेन। यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस है वो अराउंड 10-20 lakhs पड़ती है पूरी एमबीबीएस करने की, विच इज़ फार लेस देन व्हाट यू हैव टू पे इन इंडिया। ये पूरे 5 साल का पड़ता है वहाँ पे खर्चा? हाँ, अप्रोक्सीमेटली। कौन सी का ऐसी कॉमन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग जाते हैं बाहर MBBS करने? सबसे ज़्यादा तो रशिया, चाइना, फिलीपींस, कज़ाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो यार जैसे कि अगर कोई बंदा चाइना से MBBS कर रहा है तो वहाँ पे तो जो उनका करिकुलम होगा वो चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा, तो उस चीज़ में कोई इशू नहीं आता? मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि आप इसको जहाँ से भी करोगे, किसी भी कंट्री से, आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप इंडिया में भी साउथ जाते हैं, आप किसी भी साउथ की स्टेट में जाके एडमिशन लेते हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है, क्योंकि सबसे जो बेसिक चीज़ है मेडिकल साइंस में वो है कि इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स। एंड अगर आपको उनकी लोकल लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो आप उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो या स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। तो जो बच्चा बाहर से MBBS करना चाहता है पहले वो उस कंट्री की लैंग्वेज सीखेगा एंड देन वो बाहर उस कंट्री के लिए अप्लाई करेगा? नहीं, एक्चुअली लैंग्वेज कोर्सेज उनके करिकुलम में इनकल्केटेड होते हैं ऑलरेडी। अच्छा, अलॉन्ग विद MBBS 5 साल उनको वहाँ की लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। तो यानी कि ये मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ ही चल रही होती है। यस। यार अब जैसे कि किसी बच्चे ने बाहर से MBBS करी है और उसको प्रैक्टिस करनी है इंडिया में आके, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? उसके लिए उसको यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है, उसका नाम है FMGE, ओके। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। वंस दे क्लियर इट देन दे कैन वर्क और स्टडी हियर। साल में कितनी बार होता है ये एग्ज़ाम? एक बार। जनरली एक ना लोगों का परसेप्शन होता है कि अगर किसी ने गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करी है एंड किसी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करी है, तो जो पेशेंट होगा वो चाहता है कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊं जिसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करी है, तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? एट प्रेजेंट तो मेरे को लगता नहीं इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर हमारे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जाते हैं हु कैन नॉट अफोर्ड अ गुड प्राइवेट ट्रीटमेंट। एंड प्राइवेट में जो लोग जाते हैं, पहली बात तो दे आर ऑलरेडी वेल ऑफ कि दे कैन अफोर्ड दिस क्वालिटी ऑफ केयर। एंड जो डॉक्टर्स वो सीख करते हैं यूजली दे आर रेनाउंड, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर वेरी ईयर्स, जिनका कुछ नाम है। तो उसमें गवर्नमेंट बैकग्राउंड या प्राइवेट बैकग्राउंड का कुछ रोल मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। यार अच्छे डॉक्टर्स कौन से होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले? कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अब उसने कितनी मेहनत करी है एंड हाउ गुड आर हिज और हर क्लिनिकल स्किल्स। ये मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, अब वो पर्सन टू पर्सन वेराई करता है, डिपेंड करता है कि
का क्लिनिकल एप्टीट्यूड कितना है एंड हाउ मच एफर्ट ही पुट्स इनटू हिज वर्क, दैट्स ऑल व्हाट मेक्स अ गुड डॉक्टर, नॉट जस्ट अ बैकग्राउंड। बट भाई कुछ तो फ़र्क होता होगा ना कि अगर एक बच्चा हार्ड वर्क करके गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट लॉक कर रहा है और एक है कि किसी के बाप के पास इतना पैसा है कि उसने डोनेशन दे के एडमिशन करा दिया, तो कुछ तो फ़र्क होता होगा ना उन दोनों बच्चों में। एट द एंड ऑफ द डे उन दोनों को फाइनल एग्जाम क्लियर करना है और वो एग्जाम पढ़ाई करने से ही क्लियर होता है। अच्छा। तो एंट्री कैसे भी हो, एग्जिट का रूट तो एक ही है ना। एम्स भोपाल के क्लासरूम्स कैसे थे? जैसे उसमें मुन्ना भाई में दिखाया है ना कि वो इतने सारे बच्चे ऐसे। वैसे ही होते हैं एलटी लेक्चर्स, मतलब उनका थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, उतना बड़ा तो नहीं था। वो मुंबई का था ना शायद कॉलेज, हाँ। तो मुंबई के बैचेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनका शायद बड़ा था। हमारा ऐसे 100-110 के कैपेसिटी वाला। जनरली ऐसा सुना होता है कि एम्स के बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं। जैसे आपने एमबीबीएस करी है तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं? हाँ, काफ़ी सारी होती हैं एक्चुअली। बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे लिटरेचर सोसाइटी, डांस सोसाइटी। इसके अलावा एक कॉलेज का एनुअल फेस्ट होता है, रेटिना, जो हमारा कॉलेज का था एम्स भोपाल का। उसके अलावा एक एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट होता है। समथिंग इज ऑलवेज गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई चल रही है 24 आवर्स। एक बैच का स्ट्रेंथ कितना होता है एम्स में? हमारा बैच स्ट्रेंथ था 100 स्टूडेंट्स। एट प्रेजेंट आई थिंक इट इज़ 125 स्टूडेंट्स फॉर एवरी एम्स। एंड इसमें सेक्स रेशियो क्या रहता है? वेरिएबल होता है, बट आई वुड से 30-40% फीमेल्स टू 70-60% मेल्स। यानी कि कम ही है। जैसे मैं इसलिए चीज़ पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो सेक्स रेशियो काफ़ी कम होता है कि फीमेल्स ना के बराबर ही होती हैं। तो मेडिकल में भी ऐसा ही है? इक्वल तो नहीं होता डेफिनेटली, लड़के हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। हाँ, बट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कंपैरिजन में तो डिस्पैरिटी कम होती है। यार ऐसा कुछ होता है क्या कि जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको कॉलेज में 24 घंटे एप्रन पहन के ही रखना है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता। जब आप हॉस्पिटल में होते हो क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे, सिर्फ तभी आपको एप्रन्स पहन के रखना होता है। क्लासरूम्स में भी नहीं पहन के रखना होता? नॉट ऑलवेज। ओके। किसी किसी इंस्टीट्यूट में होता है ऐसा स्पेसिफिक, बट हर जगह ऐसा नहीं होता कि क्लासरूम में भी आपको एप्रन पहन के रखना है। यार एम्स में अटेंडेंस का क्या सीन रहता है? अटेंडेंस का काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहता है। यू हैव टू हैव 75% अटेंडेंस इन एवरी प्रॉफ। ओके। अगर उतनी क्वालिफाई नहीं कर पाते आप, तो देन यू हैव टू गिव सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री देने के लिए भी आपको जो डेफिसिट अटेंडेंस है वो भी कवर करनी पड़ती है। एम्स के बच्चे बंक मारते हैं? रीजनेबल जितना हो, बाकी 25%। तो अगर कोई बच्चा जैसे क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी प्रॉक्सी लगाना आसान है? सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का बैच था ना हमारा, तो ये सब चीज़ें करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था। यार एम्स भोपाल से जैसे आपने एमबीबीएस करी है तो मेस फूड कैसा था वहाँ पे? मेस फूड हमारा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी घर जैसा खाना होता था। 2-3 डिशेस, राइस, चपाती, वीक में 2 बार ही चिकन भी बनता था। अच्छा। क्योंकि भोपाल सेंटर में लाई करता है इंडिया के, तो वहाँ पे काफ़ी सारे साउथ इंडियंस भी थे हमारे बैचमेट्स, तो उनके लिए भी डिशेस बनती थी साउथ इंडियन। तो काफ़ी अच्छा खाना था हमारे उसका। जैसे अभी आपने बताया था कि सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक क्लासेस लग रही हैं, तो इसी बीच आपको ब्रेकफास्ट भी करना है एंड लंच भी करना है, तो उसका टाइम मिल जाता था? ब्रेकफास्ट तो हम करके ही आते थे क्लास, और लंच ब्रेक होता था हमारा बीच में 1 to 2, एक आवर का। यार एम्स में ना जैसे ऐसा होता है कि काफ़ी सारे वीआईपीज आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो जैसे एम्स भोपाल है, भोपाल एमपी का कैपिटल है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे वीआईपीज आते होंगे, पॉलिटिशियंस आते होंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो आपका कभी किसी वीआईपी से एनकाउंटर हुआ है? लाइक आई सेड, जब मैं गया था तब कॉलेज हमारा फुली फंक्शनल नहीं था, तब वो बन रहा था, तो उस टाइम पे तो नहीं एनकाउंटर हुआ सच कोई भी, क्योंकि वी डिड नॉट हैव फुली फंक्शनिंग हॉस्पिटल। हाँ, बट एट प्रेजेंट शायद जो वहाँ के स्टूडेंट्स उनको होता वही सब। यार एम्स दिल्ली के बारे में जैसे मैंने सुना है और न्यूज़ में आता है कि कुछ बेड्स होते हैं जो कि 24/7 रिजर्व्ड होते हैं कुछ कुछ वीआईपीज के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए या और भी जैसे ऐसी पोस्ट है। एम्स भोपाल में भी ऐसा है क्या? जब तक मैं था तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, पर अब एट प्रेजेंट हो गया हो तो आई एम नॉट अवेयर। गवर्नमेंट ने ना काफ़ी सारे एम्स को इंक्रीज़ करा है, पहले कुछ चुनिंदा थे एंड अभी 20 से 25 एम्स हो गए हैं, तो इसमें आपका क्या टेक है? यार आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप। इंडिया में पहले से ही देयर इज़ अ ग्रेट लैक ऑफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स सच एज एम्स इंक्रीज होना बहुत अच्छा है कि एवरीबडी विल गेट एक्सेस टू दैट। यार इसमें ना एक ऐसी भी चीज़ है कि जैसे जैसे एम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो एम्स का एक ब्रांड वैल्यू है वो डाइल्यूट हो रहा है। एंड ये सेम है आईआईटीज़ के साथ भी, कि जो पुराने आईआईटीज़ हैं उनका एक ब्रांड वैल्यू है। अब जैसे जैसे नए आईआईटीज़ आ रहे हैं तो उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। एम्स ब्रांड से पहले एक हॉस्पिटल है ना, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। 5,000 में एम्स से एमबीबीएस तो हो गई, फिर 5 साल बाद आपका जब प्लेसमेंट होता है तो जॉब का क्या सीन रहता है?
पोस्ट एमबीबीएस जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला तो है कि यू गो फॉर अ स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके अलावा है कि एक होती है नॉन अकैड जेआरशिप कि यू आर जस्ट वर्किंग एज अ डॉक्टर एंड नॉट परसुइंग एनी स्पेशलाइजेशन। ओके। एंड उसके अलावा फिर यू कैन वर्क एज अ मेडिकल ऑफिसर इन अ फैक्ट्री एंड सम सिमिलर गवर्नमेंट प्लेसेस। तो यार अगर जैसे कि कोई कैंडिडेट है एंड वो पीजी परस्यू नहीं करता है एमबीबीएस के बाद में, तो उसकी कितने की सैलरी लगेगी अगर वो जॉब करता है तो? ये हर स्टेट में अलग होता है और सिटीज़ में भी डिफर करता है। दिल्ली में सबसे हाईएस्ट पेइंग सैलरीज हैं गवर्नमेंट जॉब जो पोस्ट एमबीबीएस हैं। दे पे यू अराउंड 1 लाख पर मंथ एंड दिस कैन गो एज लो एज अराउंड 25 to 30K अ मंथ। यार इतनी तो मेरे ख्याल से नॉर्मल किसी की भी सैलरी इतनी की लग जाती है, 25 से 30 हज़ार। ये काफ़ी कम सैलरी नहीं है एमबीबीएस करने के बाद? काफ़ी कम सैलरी है। जो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, दैट इज आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट टू इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पहले से ही फंडिंग का इशू होता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक हैंडसम पे मिलेगी हर डॉक्टर को और हर स्टेट में हर जगह, तो इसलिए इतना वेरिएशन है। एमबीबीएस के बाद जैसे आप जॉब करते हो तो उसमें सैलरीज भी वेरी हो सकती हैं, क्योंकि एक तो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आया है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, या किसी ने प्राइवेट से करा है तो उसकी सैलरी कम होगी, या दोनों की सेम लगती हैं? इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, आप कहीं से भी करके आओ। जिस जहाँ पे भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हो, तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द सेम पोजिशन देन योर पे विल बी सेम। हॉस्पिटल्स का कुछ ऐसा प्रेफरेंस नहीं होता कि हमें जो बच्चा गवर्नमेंट से पढ़ के आया है उनको? एज सच उनका कोई प्रेफरेंस नहीं होता ये सब। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनरली जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर किसी ने आईआईटी से पढ़ाई करी है तो कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हमारे पास आईआईटी वाला बच्चा है। तो हॉस्पिटल्स में भी ऐसा है कि वो प्रेफर करते हैं कि हमारे पास एम्स वाला बच्चा है? हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए या तो एक रिटन एग्ज़ाम होता है या फिर इंटरव्यू होता है, तो बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ दैट दे आर गिवन द सीट। इसमें एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं होता है कि आपने कहाँ से अपनी एमबीबीएस करी है। एमबीबीएस करने के बाद तो ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग बाहर मूव करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? बाहर जाने के दो ही मोटिव होते हैं, एक तो मच हायर पे एंड दूसरा मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इंडिया में जैसा अभी प्रेजेंट सीन है, डॉक्टर्स के अगेंस्ट इतनी वायलेंस हो रही है, मतलब आप काम पर हो, यू आर इन योर वर्क प्लेस एंड यू आर नॉट फीलिंग सेफ, यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग थ्रेटेंड कि एनीथिंग माइट हैपन टू यू एट एनी टाइम हियर, एंड दैट टू ऑन अ लो पे with extreme working hours. So all this is pushing doctors away from India. They all want better conditions, better lifestyle, better salary. तो जो लोग बाहर जा रहे हैं वो पीजी करने के लिए जाते हैं या फिर वो जॉब करने के लिए जाते हैं? पीजी और जॉब एक्चुअली साइमल्टेनियसली चलती हैं, दे आर नॉट सेपरेट। आप पोस्ट एमबीबीएस जाओगे तो आप वहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन करोगे एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड यू आर गेटिंग पेड एज वेल। तो यार जो लोग पीजी करते हैं एमबीबीएस करने के बाद, तो उनको साइमल्टेनियसली कुछ सैलरी भी मिल रही होती है? हाँ, उनकी सैलरी जैसे मैंने आपको नॉन अकैड जेआरशिप की बताई, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। वो भी स्टेट टू स्टेट वेराई करती है एंड दैट ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 25,000 अ मंथ टू 1 लाख अ मंथ। ओके। और ये जो बच्चे बाहर पीजी करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे भी पे मिलता है? हाँ, पर उनका पे डेफिनेटली इंडिया से तो ज़्यादा होता है, बट उनका कोई स्टैंडर्ड पे नहीं है। वहाँ पे भी इसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी है। हाँ, बट जैसे इंडिया में सैलरी का प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो है मेडिकल फील्ड में, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हो तो। एंड इन यूएस एंड यूके द स्काई इज़ द लिमिट। तो यार कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं बाहर जाने के एमबीबीएस के बाद? हाँ, जैसे फॉरेन ग्रेजुएट्स को यहाँ पे आके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है, एफएमजी। वैसे अगर आपको इंडिया से बाहर जाके प्रैक्टिस करना है तो वहाँ के आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, विच वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं इंडिया से एमबीबीएस करने के बाद? सबसे ज़्यादा जो प्रेफर्ड हैं वो तो यूके और यूएस ही हैं। कुछ स्पेसिफिक रीज़न है इसके पीछे? इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दे हैव बीन वेरी पॉपुलर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड they also take in good amount of medical students from other countries on a regular basis. कुछ फीस वगैरह के बारे में कुछ आइडिया है आपको कि कितनी फीस इन एग्जाम्स की होती है? डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट एग्जाम्स हैं तो उनकी डिफरेंट फीस है। जैसे यूएस की जो एग्ज़ाम है जो आपको क्लियर करना पड़ता है वो यूएसएमएलई है। ओके। एंड इट इज़ अ लिटिल हैवी ऑन इन्वेस्टमेंट। 10 to 15 lakhs अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट होती है उसकी पूरे प्रोसेस की। ये सिर्फ एग्ज़ाम की फीस है? हाँ, इसमें मतलब वहाँ पे भी जाना पड़ता है। हम्म। और ऐसे ही यूके का एग्ज़ाम होता है प्लैब, उसकी कॉस्ट अराउंड 3-4 lakhs पड़ती है फॉर द होल प्रोसेस। तो यार ये जैसे दो एग्ज़ाम्स हैं उन लोगों के लिए जिनको एमबीबीएस के बाद बाहर जाना है, यूएस का है यूएसएमएलई एंड यूके का है प्लैब।
तो इन एग्ज़ाम्स का क्या प्रोसीजर है और कैसी प्रिपरेशन है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। USMLE इज अ 3 स्टेज प्रोसेस. 3 एग्जाम्स होते हैं उसके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. इट इज़ अ हार्ड एग्जाम, यू हैव टू स्टडी क्वाइट अ लॉट फॉर इट. एंड जो प्लैब का एग्जाम है, इट इज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस. उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, प्लैब 1 और प्लैब 2. एंड कंपैरेटिवली इट इज़ मच ईजियर देन USMLE. तो आप नीट पीजी को USMLE एंड प्लैब से कैसे कंपैरिजन करते हो, और इन तीनों में से सबसे डिफिकल्ट एग्ज़ाम कौन सा है? देखो, इससे डायरेक्ट रैंक करना तो सही नहीं है, क्योंकि एनी एग्ज़ाम कैन बी डिफिकल्ट फॉर एनी वन. बट नीट पीजी को स्पेशली इनसे कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि तीनों एग्जाम्स का ना स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अलग है. बट गिवन द कम्पिटिटिवनेस ऑफ नीट, क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग इन इंडिया एंड द नंबर ऑफ सीट्स देयर आर, उस सेंस में तो आई वुड डेफिनेटली से कि नीट पीजी इज मच हार्डर देन USMLE एंड प्लैब. यार अभी सीन ऐसा है कि नीट यूजी जो एग्ज़ाम है वो इंडिया का अभी सबसे बड़ा एग्ज़ाम बन चुका है. हर साल 23 से 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं. लास्ट ईयर ही आई थिंक 23 से 24 लाख बच्चों ने नीट यूजी अटेम्प्ट करा है. एंड उन सारे बच्चों का एम है, या मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें एम्स मिल जाए. एंड आपने एम्स भोपाल से MBBS करी है, तो एक फाइनल टेक अवे या कुछ ऐसा गुरु मंत्र जो आप बच्चों को बताना चाहो. The only thing that I would like to say is that this field requires a lot of dedication, hard work, and if you really want to go into medicine, then you should be prepared for it. If you come here for glamour, money, and reputation, ki people will respect you and all that, unfortunately, you are gonna have none of that. So if you're really interested in medical science and you really like this field, then only you should opt for this. और जो आपने बात बोली कि ऑल ऑफ देम आर एमिंग फॉर एम्स, तो नॉट एवरी वन विल गेट एम्स, एंड इफ यू डोंट गेट दैट यू शुडंट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल. देयर आर लॉट ऑफ गुड मेडिकल कॉलेजेस. इट रियली डजंट मैटर वेयर यू डू योर MBBS फ्रॉम. What matters is how you work and how much effort you put in and how much experience you gain post MBBS. थैंक यू सो मच शिवम भाई, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए. आई थिंक कि काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी जो कि नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए आपने एम्स भोपाल के. तो आई थिंक ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा उन लोगों के लिए जो कि अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं एंड आगे इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me. It was a wonderful experience. थैंक यू भाई. गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट डॉक्टर शिवम के साथ. आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा एंड आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, एम्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उनको कमेंट्स में मेंशन करें. मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर शिवम के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनको क्लियर करूँ. थैंक यू सो मच.